नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा है कानपुर का और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। महाराजा एक्सप्रेस जो कि स्पेशल ट्रेन है उससे कानपुर पहुंचे हैं राष्ट्रपति और उन्होंने कहा कि मैं यहां आशीर्वाद लेने आया हूं। तो बड़ी और अहम खबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति का और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत करने पहुंची। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव को पास किया गया है। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया। सरकार ने यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की तर्ज पर चित्रकूट धाम विकास बोर्ड बनाने का ऐलान किया। इससे चित्रकूट को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। इससे पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले अध्यापकों के आश्रितों को नौकरी मिलने में आसानी हो सकती है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बढ़िया। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुशासन रहे, गुंडे अपराधी और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है और कैबिनेट के जो प्रस्ताव हैं उसका डिटेल में। अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट को ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है। इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया। अब अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पूरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने के साथ व्यापार और रोजगार के संसाधन को उपलब्ध कराने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को 5000 नागरिकों और 500 पर्यटकों के सहयोग से बनाया गया। विजन डॉक्यूमेंट के तहत 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले के बाद अब 2 बच्चों वाले कानून की भी मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चुनौती है। जितनी भी समस्याएं हैं उनका बड़ा कारण बढ़ती हुई आबादी है। हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम व्यक्ति की अपेक्षाओं और संसाधनों की पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि कानून कब तक आएगा इस पर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगना ही चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चुनौती है और जितने भी समस्याएं हैं उसका एक बड़ा कारण बढ़ती आबादी भी है। और हम लोग सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आम व्यक्ति को उसकी अपेक्षा अनुसार संसाधन, आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बयान दिया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह गलत है। लालच देकर या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है। धर्मांतरण में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मामला सामने आया है और लगातार लोगों के नाम भी आ रहे हैं। ऐसा है, सभी लोग जो कुछ जिससे कहा गया है वो करेंगे। सर, धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मामला सामने आया है और लगातार लोगों के नाम भी आ रहे हैं। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो निश्चित रूप से वो पनिशेबल भी है और हर तरह से कठोर कार्रवाई उसमें होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू। उत्तर प्रदेश ने पहली लहर झेली कोरोना की और मैनेजमेंट की कुशलता के कारण पहली लहर जो है उसका प्रकोप वाइड भी रहा, हालांकि देर तक चला लेकिन समाप्त हो गया।
जब दूसरी लहर आई उसकी तीव्रता ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे मैनेजमेंट की वजह से इसका भी प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में हमारा संगठन, हमारी सरकार सफल हुई कि हम हर तरह से जो चूँकि कांस्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है, रोज़ इसकी देखभाल की वजह से इसको हम मिनिमाइज़ करने में सफल हुए। लेकिन ये मान के चलिए अभी ये समाप्त नहीं हुआ और इसके तरह तरह की शाखाएं जो हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, या इसी तरीके की ब्लैक फंगस हो या दूसरा फंगस हो, इस प्रकार के जितने भी हमारी बीमारियां सामने आ रही हैं, हमारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो हमने थिंक टैंक बनाया डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में, वो हमको लगातार इसके लिए अवेयर भी कराते हैं और इसके लिए इस बात के भी सुझाव देते हैं कि हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम उसके ऊपर लगातार अमल भी कर रहे हैं, मेडिसिन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, सावधानी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम आप सबका सही। देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, अपनों ने अपनों से दूरियां बना ली, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों की मदद कर रहे थे। देश में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए लखनऊ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इसमें कोरोना की संभावित लहर पर भी चर्चा की गई। वहीं कैसरबाग बीएन रोड पर विद्यार्थी परिषद के बने कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में परिषद के महामंत्री निधि त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना काल में लोगों की मदद के अनुभवों को साझा किया गया कि किस तरह से जब कोविड की सेकेंड वेव लखनऊ में लगातार पहुंच रही थी, इसका कहर दिख रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, उस दौरान भी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने लोगों की मदद का जिम्मा किस तरह से उठाया और किस तरह से ये बेड़ा निभाते हुए लोगों की मदद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की, इसको लेकर जानकारी दी गई। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी यहाँ पर एक अहम चर्चा की गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों के बारे में चर्चा की गई और वो मुश्किल वक्त याद करिए जब सेकंड वेव कोरोना की चल रही थी और लगातार लोगों के सामने, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतें रही हों, चाहे वो बेड्स को लेकर दिक्कत हो या फिर जो जीवन रक्षक दवाइयां उस समय कंसिडर की जा रही थी उसको लेकर परेशानी रही हो। तो देश में जब कोरोना की दूसरी लहर में अपने अपनों से दूरियां बना रहे थे, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों की मदद कर रहे थे। देश में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए लखनऊ में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। कोरोना की संभावित लहर पर चर्चा की गई। कैसरबाग बीएन रोड पर विद्यार्थी परिषद के बने कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में परिषद की महामंत्री निधि त्रिपाठी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। कोरोना काल में लोगों की मदद के अनुभवों को भी साझा किया गया। बुलंदशहर में विपक्षी दलों के 2 दर्जन से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव से पहले कार्रवाई करते हुए सपा, बसपा, रालोद के प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई। शनिवार को चुनाव के लिए नामांकन होगा। हमीरपुर में युवतियों का जबरन धर्मांतरण करने के मामले को लेकर यह जानकारी मिली कि 2 युवतियों को बहला कर ले गए थे युवक। दोनों का धर्मांतरण कराया गया। पहले से ही शादीशुदा थी युवतियां। मुजफ्फरनगर से बरामद इन दोनों को किया गया है। अब धर्मांतरण का मामला इनसे जुड़ रहा है। गोरखपुर में पुलिस के हत्थे लुटेरे चढ़े। 4 अंतरराज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। 4.5 लाख की लूट का खुलासा हुआ। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर से गन पॉइंट पर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चारों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी पहुंचे प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने 2 वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो वाराणसी पहुंचे थे प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन और उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको जानने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर भी उन्होंने जानकारी ली और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके फीडबैक लिया कि किस तरह सरकार की योजनाएं आखिरी शख्स तक पहुंच रही हैं और साथ साथ चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो या फिर वैक्सीनेशन सेंटर से जुड़ी कोशिशों हो, इनको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं हाथरस पुलिस के हत्थे शराब माफिया चढ़ा जिस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। गिरफ्तार शराब माफिया पर
कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी गिरफ्तार किए गए थे 3 आरोपी। मौके से 450 लीटर शराब बरामद की गई। रामपुर में गैंगस्टर के घर तहसीलदार पहुंचे। तहसीलदार के साथ भारी पुलिस फोर्स थी। कुर्की करने तहसीलदार पहुंचे थे। कई थानों में गैंगस्टर नब्बू के खिलाफ केस दर्ज है। बिजनौर में स्वाट टीम और पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक, मोबाइल, नकदी बरामद की गई। हालांकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। तो बिजनौर में लूट के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी फरार हो गया है और इनसे लूट का सामान भी बरामद किया गया है। झांसी के एसएसपी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मचा जब वहां शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी ने अचानक मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इससे पहले कि पीड़ित अपने उद्देश्य में सफल होता, पुलिस ने भागकर आनन फानन में उसे बचाया। पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गोदू कंपाउंड का है। यहां रहने वाली एक महिला अपने पति विशाल अलेक्जेंडर के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया। हालांकि मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर भागकर दोनों को अपने मकसद में कामयाब होने से रोका। कोरोना काल में लोगों को मास्क पहनाने को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन जागरूक कर रहा है। सरकार ने इसके लिए कई तरह के दंड के प्रावधान भी किए। मास्क न पहनने पर पुलिस ने लोगों को कई तरह की सजा दी और कई लोगों का अच्छा खासा चालान भी काटा। फिर भी लोग मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। इसके पीछे सबकी अपनी दलीलें हैं। पर मास्क नहीं पहनने पर किसी को गोली मार दी जाए, ये कहां तक सही है? दरअसल बरेली में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां गार्ड ने मास्क नहीं पहनने पर युवक के बाएं पैर में गोली मार दी। बैंक के ऑफिस में मास्क नहीं पहनने पर गार्ड ने युवक को गोली मार दी। मास्क नहीं पहनने पर युवक को गोली मारने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल कार्यालय में एक युवक बिना मास्क के आया था, जिससे गार्ड ने गोली मार दिया और उसके बाद युवक वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस में ही तड़पता रहा। हालांकि इसके बावजूद सुरक्षाकर्मी अपनी दलील दे रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल शख्स का इलाज जारी है। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा, जिसकी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही थी। मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की निशानदेही पर मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो शूट किया गया। यही नहीं, एक तमंचा और कैंची भी बरामद की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट हुआ अभद्रता करने की घटना के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को आज एक अन्य मुकदमे में पीसीआर पर लाया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, तमंचा व कैंची बरामद किया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बुजुर्ग के साथ जी, तो गिरफ्तारी के बाद अब लगातार पूछताछ के बाद मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है, जिससे ये वीडियो शूट किया गया था। अगली खबर है सहारनपुर से, जहां पर बीते दिनों हुए पुल के निर्माण में बहुत बड़ी खामी सामने आई। पुल निर्माण के कुछ ही समय बाद पुल एक साइड से नीचे धंस गया, उसमें दरार आ गई है। आनन फानन में प्रशासन ने देर रात पुल की मरम्मत कराई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो ये पुल उस दौरान अगर धंसता है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस बारे में जब जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुल की मरम्मत करा दी गई है। कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर की एक महिला सिपाही का मानवीय चेहरा दिखा। यूपी पुलिस की महिला सिपाही ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल एक महिला काफी परेशानी में थाने पहुंची थी, जिसके बाद महिला पुलिस ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। पूरा मामला थाना हल्दौर के महिला हेल्प डेस्क का है। महिला सिपाही का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की लगातार तारीफ की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।